It was a peaceful Sunday afternoon. जैसे जैसे वसंत समाप्त हो रहा था और गर्मियों की पहली झलक सामने आ रही थी, जून 2007 में जो पहली बार एक सामान्य रविवार की दोपहर लग रही थी, वह अन्ना विलियम्स के लिए सामान्य से बिल्कुल अलग थी। लिविंग रूम से बगीचे तक के फ्रेंच दरवाजे खुले हुए थे और पतले सफेद पर्दे हवा में हल्के से नाच रहे थे, जबकि बगीचे से आने वाली खुशबू अंदर तैर रही थी। ऐना के चारों ओर सूरज की रोशनी की धाराएं चमक रही थीं, जबकि वह आराम से लेटी हुई थी। बाहर पक्षियों का एक समूह चहचहा रहा था और अन्ना को पड़ोसी के स्विमिंग पूल से बच्चों की हंसी और चंचल छपाक की दूर की धुन सुनाई दे रही थी। ऐना का 12 वर्षीय बेटा सोफे पर लेटा हुआ किताब पढ़ रहा था और वह अपनी 11 वर्षीय बेटी को उसके ठीक ऊपर वाले कमरे में खेलते हुए गाते हुए सुन सकती थी। एक मनोचिकित्सक अन्ना एम्स्टर्डम में एक प्रमुख मनोरोग संस्थान के लिए एक प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में काम करती थी, जिसका लाभ सालाना 10 मिलियन यूरो से अधिक था। वह अक्सर सप्ताहांत पर पेशेवर पढ़ाई करती थी और इस दिन वह अपनी लाल चमड़े की कुर्सी पर बैठी एक जर्नल लेख पढ़ रही थी। अन्ना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस दिन उसके लिविंग रूम में झांकने वाले किसी भी व्यक्ति को जो दुनिया एकदम सही लग रही थी, वह कुछ ही मिनटों में एक दुःस्वप्न बन जाएगी। ऐना को थोड़ा विचलित महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका ध्यान उस विषय पर पूरी तरह से नहीं लगा था जिसे वह पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने कागजात नीचे रखे और रुक गई। अचानक फिर से सोचने लगी कि उसका पति कहाँ चला गया था। वह उस सुबह घर से जल्दी निकल गया था जब वह नहा रही थी। वह कहाँ जा रहा था, यह बताए बिना वह बस गायब हो गया था। बच्चों ने उसे बताया था कि उनके पिता ने अलविदा कहा है। जाने से पहले उन्होंने उनमें से प्रत्येक को गले लगाया। उसने कई बार उसके सेल फोन पर उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका कॉल वापस नहीं किया। उसने एक बार और कोशिश की, कोई जवाब नहीं। निश्चित रूप से कुछ अजीब लगा। अपराह्न 3:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी और जब अन्ना ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। जब उसने पुष्टि की कि वह वास्तव में श्रीमती विलियम्स है, तो अधिकारियों ने पूछा कि क्या वे अंदर आकर उससे बात कर सकते हैं। चिंतित और थोड़ा भ्रमित होकर उसने ऐसा किया। फिर उन्होंने खबर दी। उस सुबह उसके पति ने शहर के केंद्र में सबसे ऊंची इमारतों में से एक से छलांग लगा दी थी। आश्चर्य की बात नहीं है कि गिरना घातक था। अन्ना और उसके 2 बच्चे सदमे और अविश्वास में बैठे थे। अन्ना की सांस कुछ पल के लिए रुक गई और फिर जब वह सांस लेने के लिए हांफने लगी तो वह बेकाबू होकर कांपने लगी। वह पल मानो समय में जम गया हो। जब उसके बच्चे सदमे में स्तब्ध बैठे थे, अन्ना ने उनके लिए अपने दर्द और तनाव को छिपाने की कोशिश की। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और साथ ही उसे अपने पेट में गहरा खोखला दर्द महसूस हुआ। उसकी गर्दन और कंधे तुरंत अकड़ गए और उसका दिमाग विचारों की दौड़ में उलझ गया। तनाव के हार्मोन ने उसे पछाड़ दिया था। अन्ना अब जीवित रहने की स्थिति में थी। Title: How stress hormones take over on screen text. Title appears on screen. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तनाव में जीना जीवित रहने के समान है। जब हम किसी तनावपूर्ण परिस्थिति को देखते हैं जो हमें किसी तरह से खतरे में डालती है, जिसके लिए हम परिणाम की भविष्यवाणी या नियंत्रण नहीं कर सकते, तो सहानुभूति तंत्रिका तंत्र नामक एक आदिम तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है और शरीर तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जुटाता है। शारीरिक रूप से शरीर स्वचालित रूप से उन संसाधनों का उपयोग कर रहा है जिनकी उसे वर्तमान खतरे से निपटने के लिए आवश्यकता होगी। पुतलियां फैल जाती हैं, जिससे हम बेहतर देख सकते हैं। हृदय गति और श्वसन दर बढ़ जाती है, जिससे हम दौड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं या छिप सकते हैं। रक्त प्रवाह में अधिक ग्लूकोज निकलता है, जिससे हमारी कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा मिलती है और हमारा रक्त प्रवाह हमारे आंतरिक अंगों से दूर हाथ पैरों की ओर चला जाता है, जिससे हम स्वस्थ महसूस करते हैं।